मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज हम र के विभिन्न प्रयोगों के प्रयोग के बारे में जानें। क्योंकि ये जो रेफ होता है, इसका प्रयोग करने में लोग कभी कभी अशुद्धियाँ कर जाते हैं। अतः इनके प्रयोग को अगर हम जान लेंगे तो सही तरीके से कहाँ प्रयोग करना है इसको समझ जाएंगे। तथा एग्जाम में अक्सर ही तद्भव तत्सम में रेफ का प्रयोग हमें देखने को मिल जाता है। वहाँ पर हमसे गलतियाँ न हो, इसलिए इसको जानते हुए चलें। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत र आता है और अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत य, व, र, ल ये चारों वर्ण आते हैं, इसको हम जानते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत शामिल र वर्ण को प्रकंपित उपवर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। अब जानते हुए चलें कि प्रकंपित क्या होता है। प्रकंपित क्या होता है इसको जानने के लिए आइए इसको हाईलाइट करते हुए चलते हैं। ठीक, देखो, प्रकंपित वे होता है जिनके उच्चारण में प्राणवायु यानी मुख से निकलने वाली जो हवा है वो 2-3 बार प्रकंपित होकर निकले तो वे प्रकंपित हैं, जबकि र उसके उपवर्ग में आता है। उपवर्ग अर्थात उसका गौड़ वर्ग होता है। तो यानी 2-3 बार जिनके उच्चारण करने में 2-3 बार जिह्वा थोड़ा सा हिले डुले, वही प्रकंपित वर्ण है। तो यहाँ पर इसका यही अर्थ है। इसके आगे का हम देखते हैं कि ये प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो र वर्ण को विभिन्न शब्दों एवं वाक्यों के संदर्भ में अलग अलग तरीके से व्यक्त किया जाता है। र एक व्यंजन वर्ण है और प्रायः र के प्रयोग में लोग अशुद्धियाँ कर जाते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए, र इनका रेफ संबंधी नियम जानने के लिए हमें थोड़ा सा इसके प्रयोग के बारे में जानना जरूरी है। जैसा कि देखो, र लगता कैसे है। यदि र स्वर रहित, ये रेफ संबंधी नियम जो है इसमें र स्वर रहित होता है, अर्थात यदि स्वर नहीं लगेगा व्यंजन में तो वह व्यंजन आधा होगा यानी हलंत होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। यदि स्वर न लगे तो व्यंजन आधा हो जाएगा, व्यंजन पूर्ण नहीं होगा। व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण के बारे में मैंने पहले के वीडियो में बता रखा है, इसलिए उसके विषय में हम डिटेल से नहीं बता रहे हैं। यहाँ पर हम केवल रेफ के प्रयोग के बारे में बता रहे हैं। चूँकि यहाँ पर आया कि र को स्वर रहित होने की बात कही गई है, अतः यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ। जैसे देखिए, हमें यदि दर्द लिखना हो तो हमने द लिख लिया और बीच में आधा र यानी स्वर रहित र है, उसके बाद द है। इसको यदि हमें मिलाना पड़े तो हम ये जो है बीच का स्वर रहित र, इसको हम अगले वर्ण पर रख देंगे, यानी इसको ऐसे लिख देंगे। तो यह तो हो गया रेफ का पहला नियम। इसी प्रकार सूर्य है, इसी प्रकार सूर्य, पर्वत, सूर्य में भी वही नियम लागू। सु हो गया, र है आधा और य है, तो यह उठकर अगले वाले अक्षर पर आ जाएगी यानी सूर्य हो जाएगा। इसी प्रकार पर्वत, पूर्व, आर्य इत्यादि जो भी यहाँ पर आप लोग उदाहरण देख रहे हैं, सारे उदाहरणों के साथ यही नियम यहाँ पर लागू होगा। अब दूसरे नियम के लिए हम प्रयोग देखते हैं। आइए देखें दूसरे नियम को। देखिए, दूसरा नियम क्या कहता है। देखिए, दूसरे नियम में रेफ का प्रयोग भी बदल जा रहा है। देखो, वहाँ पर र ऊपर लग रहा था, यहाँ पर र ये बगल में यानी वर्ण के नीचे लगेगा। देखिए, यहाँ पर र वर्ण के नीचे लगेगा, ऐसे लगेगा। जैसे ग्रंथ है तो ग वर्ण के नीचे ये रेफ लग रहा है, ऐसा हम लोग देख रहे हैं। तो यदि ये पूरा र हो, र से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन आ जाए यानी आधा व्यंजन आ जाए, क्योंकि जब स्वर लगेगा तो वह पूर्ण होगा, स्वर हटा देंगे तो आधा हो जाएगा। इसको हमने अपने व्यंजन वर्ण के वीडियो में बता रखा है, अतः यहाँ पर केवल नियम को देखेंगे। देखिए, अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। यह र तो पूरा है, इसके पहले र से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित यानी आधा व्यंजन है,
तो ऐसे में ये र जो है इसी आधे व्यंजन के नीचे लग जा रहा है, यहाँ पर भी इसके नीचे लग जा रहा है, तो द्रव्य हो गया। त्र के नीचे लग गया, त्रिशूल हो गया। तो आधा ही है ना, अगर आधा लिखे तो ऐसे लिखे, यहाँ लग गया। इसी प्रकार क के नीचे लग गया तो क्रम हो गया, इत्यादि। अब आगे का नियम देखते हैं। चलिए, तीसरा नियम क्या कह रहा है। तीसरा नियम यह कहता है कि यदि ड और ट स्वर रहित हों, यानी आधे हों, यदि स्वर हट जाएगा तो आधा हो जाएगा। तो ड और ट यदि आधा हो तो ऐसे में यदि इसके बीच में यानी आधे ट और ड के बाद पूरा र आ रहा है तो यह आधे ड और ट के नीचे आ जाएगा और उसका चिन्ह इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से। तो देख रहे हैं जैसे ट्रक है, तो ऐसे हो गया ट्रक। ड के नीचे आया, देखो आधा ड है, फिर र है, फिर म है, तो ये तो पूरा र है, तो यह र आधे ड के नीचे आ जा रहा है तो ड्रम हो गया। तो फिर ये हलंत यहाँ से हट जाएगा, ड्रम, क्योंकि ड को भी पूरा बना रहा है और अपने को आधा कर ले रहा है, तब ड्रम हो रहा है। इसी प्रकार ट्रेन, ट्रैफिक, ड्रेस इत्यादि में यही नियम लागू है। अब आइए चौथा नियम देखते हैं। देखो पूरा पूरा नहीं, आधा स यानी स्वर रहित जो स आ रहे हैं इनके साथ यदि पूरा र का प्रयोग हो रहा है तो इस र क्रमशः स्र यानी बड़े स शरीफा स के साथ र आ रहा है तो स्र हो रहा है। और यदि ये सड़क स वाला स है, इसके साथ र आ रहा है तो स्र हो रहा है, जैसे स्रोत, स्रष्टा, ठीक, श्रम, श्रीमती इत्यादि। देखिए आधा स था, इसके बाद पूरा र था, उसके बाद म था, इसको जब मिला दिए तो ये पूरा वाला र इस आधे स के साथ मिला तो स को तो पूरा देखो स्र हो गया, स्र आधा स था और र भी आधा ही हो गया। इसी प्रकार स्रोत, स्रोत आधा स था, इसमें मिल गया स्रो। तो इसी प्रकार सृष्टा, स में र और टा है तो यह र उठकर यहाँ मिल गया, नीचे हो गया सृष्टा। यही रेफ का नियम कहता है। तो रेफ के नियम को जानते हुए चलेंगे। देखो ज़्यादातर हमें एग्जाम में पूछता है आशीर्वाद। अब आशीर्वाद को कैसे लिखेंगे, देखिए आशीर्वाद लिखने में लोग गलती कर जाते हैं। और जैसे आशीर्वाद का तत्सम तद्भव आ गया, पूछ दिया निम्न में से तत्सम शब्द को छांटिए, तत्सम शब्द को बताइए, और उसमें से 4 शब्द दे दिए, 1 सही दे दिया, 3 गलत दे दिया, और गलत में ये भी होता है, ये वाला जो ऊपर से लगा ऐ, और इसको लोग सही करके आ जाते हैं, वहाँ पर गलती कर जाते हैं। जबकि आशीर्वाद ऐसे लिखेंगे, व के ऊपर लगाएंगे। जो पहला नियम कह रहा था कि यदि पूरे व्यंजन के बाद आधा रेफ यानी स्वर रहित रेफ आए, उसके बाद पूरा व्यंजन आए, तो ये जो स्वर रहित रेफ है आगे वाले व्यंजन पर चढ़ जाता है, वही नियम उसके साथ लगेगा। तो आज तक के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।